हमारी टीम ललितपुर पहुंची हुई है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही अलग जिला है, जो मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। बहुत ही साफ सुथरा जिला है। तमाम यहाँ डैम सिंचाई विभाग ने बनाए हैं, पानी की कोई कमी नहीं, बेतवा नदी का किनारा है। और वहीं आज के 10 साल पहले यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने, डॉक्टर भंते सुमेध जी ने, देश भारत को कहीं से भी खोदेंगे आप तो आपको पुरातन भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकलेंगी। तथागत भगवान बुद्ध के सम्राटों ने 1250 साल यहां शासन किया है। जगह जगह उनकी विरासतें फैली पड़ी हैं। भारत सरकार न उन विरासतों की सुरक्षा कर रही है, न ही उनको संरक्षित करने का काम कर रही है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। सम्मानित मुल्क के मालिकों, भारतीय सम्राटों, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आया हूं और आपको बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पिछले साल से पूरे देश की, पूरे प्रदेश की यात्राओं पर हूं और कई तमाम उत्तर प्रदेश के मंडलों का दौरा करने के बाद, 40-50 जनपदों का दौरा करने के बाद, जैसे कि हमारे कार्यक्रम लगे हैं हर संडे, हर जिले में कार्यक्रम लगे हैं, हमारी टीम ललितपुर पहुंची हुई है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही अलग जिला है, जो मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। बहुत ही साफ सुथरा जिला है। तमाम यहाँ डैम सिंचाई विभाग ने बनाए हैं, पानी की कोई कमी नहीं, बेतवा नदी का किनारा है। और वहीं आज के 10 साल पहले यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने, डॉक्टर भंते सुमेध जी ने और स्थानीय उपासकों ने मिलकर के इस गुफा को खोजा था, जहाँ सम्राट कनिष्क के ज़माने में, सम्राट हर्षवर्धन के ज़माने में, मिनांडर के ज़माने में, सम्राट अशोक के ज़माने में, हर्षवर्धन के ज़माने में जो बौद्ध संस्कृति यहाँ रही, बौद्ध सभ्यता यहाँ रही, तो उस समय के तमाम बौद्ध भिक्षुओं ने, उपासकों ने तथागत बुद्ध पर अपनी आस्था प्रकट करते हुए, हालांकि प्रतिमा बुद्ध की बनाने की जो परंपरा है वो कुषाण राजा सम्राट कनिष्क ने शुरू की, जो भारत को लूटने की नीयत से आए थे। लेकिन जब बुद्ध का दर्शन उन्होंने देखा, बुद्ध की संस्कृति को जाना, तो बौद्ध हो गए और जम्मू कश्मीर में अपनी राजधानी बनाई। मथुरा में उन्होंने प्रतिमाएं बनाने का काम शुरू कराया। आज जो मथुरा क्या कहा जाता, लेकिन वो पहले बौद्ध की संस्कृति से लबालब थी और वहाँ तमाम बौद्ध आचार्य, बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। साकेत भी बौद्ध पद्धति से जुड़ा हुआ था, तमाम बौद्ध भिक्षु वहाँ रहा करते थे। तो वो लोग, और यहीं बगल में कालिंजर का किला है जो मैंने पहले आपको दिखाया था, उस कालिंजर के किला को उपराजधानी बनाया और कालिंजर के किलाओं में भी लगभग 1000 से ज़्यादा बुद्ध की प्रतिमाएं आज खंडित पड़ी हुई हैं। उसी तरह से खोज और की हमारे स्थानीय उपासकों ने, और बड़ी संघर्ष करने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। कितने साल पहले की बनी हुई होंगी। इन पहाड़ों पर बुद्ध को उकेरा गया। लोगों के दिलों में, लोगों के मनों में और लोगों की श्रद्धा में तो बुद्ध बसते ही बसते थे, लेकिन बुद्ध को लोगों ने दीवालों पर भी उकेरा, प्रतिमाओं में भी उकेरा। ये कितनी बुद्ध के प्रति भारत की श्रद्धा थी। 1250 साल बुद्ध की संस्कृति का शासन यहाँ रहा, तमाम राजा महाराजा रहे। आज हम लोग भी भूल गए थे, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के इस आंदोलन में जुड़ने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, जो बुद्ध रूपी वृक्ष था वो प्राय सूख गया था, लेकिन फिर हरा हो गया। तो हम लोगों को आज फिर बुद्ध का दर्शन जानने को मिला, बुद्ध की संस्कृति जानने को मिली। तो आज हम लोग यहाँ आए, कितना अच्छा लगा, कितनी खुशी हो रही है। एक दृष्टि से देखा जाए तो आंखों में आंसू भी आ रहे हैं कि कितनी बड़ी संस्कृति, सभ्यता रही होगी बुद्ध की, कितना बड़ा दर्शन रहा होगा। लेकिन आज आपके सामने मैं आ गया हूँ देवगढ़ के किले पर, जहाँ तमाम हमारे साथ उपासक लोग आए हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। ये उपासक लोग हैं, हमारे साथ आए हुए हैं। और देखिए ऊपर एक बुद्ध की प्रतिमा कितनी खूबसूरत बनी है। ये गंधार शैली की प्रतिमा है, कनिष्क के ज़माने की प्रतिमा है, जैसा कि मैं अध्ययन कर पा रहा हूँ। तमाम हमारे उपासक लोग साथ हैं, बौद्ध भिक्षु साथ हैं। और मैं चाहता हूँ आप 2 शब्द कहें, कैसे आपने संघर्ष किया, कैसे इसको खोजा। ये सर पहले एक इसके जागरण के जो पत्रकार थे श्री दिवाकर जी, रविंद्र दिवाकर, तो इन फ्रंट पेज पर जैसे ही छापा, तो जैसे ही डॉक्टर सुमेध थैरो जी को पता चला तो उन्होंने हम लोगों से थोड़ा संपर्क किया। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पर आए प्रोग्राम करने लगे, तो भंते जी ने भी बताया कि इसका जिक्र पूज्य भंते बोधानंद जी की जो किताब है, जो बाबा साहब के साथ में ही थे उस समय, उन्होंने वो दीक्षा दिलाई थी, तो उसके माध्यम से एक भंते जी ने पत्रिका में छापा भी है।
उसमें एक लाइन छापी है कि देवगढ़ की जो ललितपुर में देवगढ़ की गुफाएं हैं उसका जिक्र है उसमें। तो उसी को आधार मानते हुए भंते जी ने यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू किए और आज ये 6वां कार्यक्रम जो भंते जी ने अभी 7 अप्रैल को किया था। तो हम लोग इस गुफाओं को जैसे ही बाहर आने का जो पता चला तो प्रकाश में जैसे ही आई तो एनुअल फंक्शन बना दिया भंते जी ने। जी हर साल फंक्शन। एक्चुअल में ये मई महीने में मतलब बाहर आई थी प्रकाश में। जी। तो उसको भंते जी ने मई में ज्यादा गर्मी मतलब जो गुफाएं 2500 वर्ष पहले बनाई गई, 2000 वर्ष पहले बनाई गई, वो हम लोगों से लुप्त प्राय हो गई। फिर संघर्षों के बाद आज के 10 साल पहले इनको खोजा। और हमारे साथ उपासक हैं, हमारे ऐश्वर्य राम साहब हैं, मैं उनसे भी चाहता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत की और इन प्रतिमाओं को प्रकाश में लाने के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। तो मैं चाहता हूं कि वो बताएं कि क्या संघर्ष उन्होंने किया और ये प्रतिमाएं प्रकाश में आई। हम तो पूज्य भंते जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में जो बन सका इस गुफाओं के लिए और आने वाले लोगों के लिए रास्ते का और व्यवस्था का जो भी हो सका किया गया, ताकि लोग दूर दूर से आएँ और गुफा तक आसानी से पहुंच जाएं। रास्ते में बोर्ड लगवा देना, रास्ता बना देना और इस गुफा को विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हो, लोग जाने, इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। स्वागत है आपका, निमंत्रण है आपका। ललितपुर आएँ, रेलवे स्टेशन पर उतरें और वहीं से देवगढ़ है, देवगढ़ की गुफाएं हैं, जगह जगह बोर्ड लगे हैं, प्राचीन बुद्ध की गुफाएं 32 किलोमीटर है। और देख सकते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और कितना आज भी हालांकि खंडित कर दिया है कुछ दुश्मनों ने, विचारधारा के दुश्मनों ने, लेकिन आज भी तमाम पहाड़ों पर यहाँ प्रतिमाएं आपको मिलेंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, सभी लोग मेरे साथ हैं और मैं तमाम संघर्ष करने के बाद वापस ललितपुर जा रहा हूँ। आप जरूर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा और इसको शेयर करें, प्रचार करें, ताकि इस संस्कृति सभ्यता के बारे में लोग जानें। ललितपुर में स्थित देवगढ़ में पहुंचा हुआ हूं, जहां पहाड़ पर बहुत ही सुदूर जंगलों में तथागत भगवान बुद्ध की हमें गुफाएं मिली हैं और वो गुफाएं बहुत ही प्राचीन हैं। उनका इतिहास है कि सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक के ज़माने में जो लोग ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए, बौद्ध भिक्षु अपने मन को एकाग्र करने के लिए आया करते थे इन गुफाओं में, इन जंगलों में, वो लोग खाली समय में बैठ करके बुद्ध की प्रतिमाएं बनाया करते थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तमाम बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए बुद्ध की प्रतिमा है और धीरे धीरे और भी देखिए ये बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और मेरे साथ हैं इस समय भंते जी, श्री लतन जी हैं जो हमारे साथ रहते हैं। और आइए इधर आइए भंते जी, आदरणीय इंजीनियर साहब ऐश्वर्य राम साहब हैं हमारे साथ और आदरणीय CL बौद्ध जी हमारे साथ हैं और दूसरे उपासक हैं हमारे साथ। आइए, ये हमारे दूसरे उपासक हैं, क्या नाम है आपका? ओमकार बौद्ध जी। आइए भंते जी आइए। और हमारे भंते जी हमारे साथ हैं जो गिरमानंद जी हैं जो ललितपुर में रहते हैं। ये पूरी टीम, हम लोग बहुत लंबी यात्रा करने के बाद आज जंगलों में पहुंचे हैं, देवगढ़ के जंगलों में, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकली हुई हैं और बड़ी खुशी हुई। देखिए हम लोगों को मधुमक्खियों ने खाया हुआ है, ये देखिए मधुमक्खियों ने भी हम लोगों को खाया है। और तमाम देखिए बंदर लगातार पानी पी रहे हैं, पहाड़ों से पानी निकल रहा है, भगवान बुद्ध के चरणों से होकर के पानी गुजर रहा है, तमाम लोग देख रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा। आइए आगे के दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। ये देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा कितनी खूबसूरत बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर भी भगवान बुद्ध की वो देखिए प्रतिमाएं बनी हुई हैं और ये देखिए मधुमक्खी भी लगी हुई है और जहां मधुमक्खी बैठी है वो भगवान बुद्ध की गुफा में अंदर देखिए कितनी ऊपर प्रतिमा बनी हुई है। आज के 2500 वर्ष पहले के बाद ये प्रतिमा बनी होगी। तो लगातार बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ आकर और बड़ी खुशी हुई। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि बड़ी खुशी का विषय है, हम लोग बड़ी मेहनत करके पसीना पसीना हो रहे हैं और आज जंगल में गुफाओं में पहुंचे हैं और बड़ा अच्छा लगा। आप लोग इस जानकारी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कभी आप ललितपुर आएँ, बुंदेलखंड में आएँ तो देवगढ़ जरूर आएँ। यहाँ के तमाम उपासकों ने बड़ी व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि आज के 10 साल पहले इन गुफाओं में आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। यहाँ के उपासकों ने संघर्ष किया, संघर्ष करके सरकार से मांग की, आज यहाँ गाड़ी आ जाती है और तमाम हमारे श्रद्धावान उपासक जो यहाँ आए हुए हैं, आप देख सकते हैं तमाम हमारे उपासक लोग यहाँ आए हुए हैं और ये सभी लोग मेहनत करके
हम लोग बड़े संघर्ष करके आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुबह 6 बजे से हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की और हम लोग आज 2 घंटे बाद यहाँ पहुँच चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। एक स्लोगन आपने पढ़ा होगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात सुनने में आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस देश भारत में इसे अमल में नहीं लाया जाता। बहुत लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं और बहुत लोग हैं जिन्हें शिक्षा दी जा रही है। एक राष्ट्र एक शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन की आवाज उठाने वाले देश भारत में बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति में मानवता बसती हो, जिस व्यक्ति में करुणा, दया, शील, भाईचारा, राष्ट्र के लिए प्यार बसता हो, वो दोहरी शिक्षा का विरोध करे। अगर इस देश भारत में यूं ही दोहरी शिक्षा बनी रही तो कुछ मजबूत लोग, पैसे वाले लोग अच्छी शिक्षा ले पाएंगे और कुछ गरीब लोग, असहाय लोग, कमजोर लोग बिना शिक्षा के भूखों मर जाएंगे। मैं बौद्ध भिक्षु इस दोहरी शिक्षा का विरोध करता हूं। अगर सरकार ने केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अगर देश भारत में जगह जगह विद्यालय बनाए होते तो कभी भी पब्लिक को पब्लिक सेटलमेंट करने का मौका नहीं मिलता, अलग अलग विद्यालय बनाने का मौका नहीं मिलता और ना ही शिक्षा का दोहरीकरण होता। मैं अपील करता हूं, ये मेरी आवाज दूर तक जानी चाहिए। जितने भी लोग समता में विश्वास करते हैं, बाबा साहब के आंदोलन में विश्वास करते हैं, बुद्ध की विचारधारा में विश्वास करते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि एक राष्ट्र एक शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन, दोहरी शिक्षा का आप लोग विरोध करिए, क्योंकि दोहरी शिक्षा देश भारत को तोड़ रही है और देश भारत को ही नहीं बल्कि यहाँ के कमेरे समाज को, असहाय समाज को, मजलूम समाज को तोड़ रही है और हमेशा हमेशा के लिए भिखारी बना रही है। जिन देशों में एकल शिक्षा है, जैसे जापान, अमेरिका, उन देशों में देखिए प्रतिभाएं जन्म लेती हैं। यहां प्रतिभाओं को मारा जा रहा है। मैं और मेरा पूरा पैनल दोहरी शिक्षा का विरोध करता रहेगा और आपसे भी अपील करता हूं कि इस अभियान में आप मेरा साथ दें। पूरे देश भारत के बहुजनों से अपील करना चाहता हूं कि वह विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा लगाएं, व्यक्ति को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा कतई न लगाएं, क्योंकि व्यक्ति खराब हो सकता है, व्यक्ति बदल सकता है, व्यक्ति बिक सकता है और व्यक्ति की उम्र भी बहुत कम होती है। विचारधारा को आगे बढ़ाइए, जो विचारधारा आगे चलकर के आपकी संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को भी गुलामी से निजात दिलाने का काम करेगी। विचारधारा जिसकी उम्र लाखों वर्ष होती है, हजारों वर्ष होती है, व्यक्ति बहुत छोटा होता है। जब आप किसी व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं, व्यक्तिवाद फैला देते हैं, व्यक्ति के पूजने वाले बन जाते हैं, उसके इशारे पर काम करने लगते हैं, तो व्यक्ति आदतन आपको गुलाम बना लेता है। और अब तक देश भारत में यही हुआ है। जब तक यहाँ व्यक्ति पूजा बढ़ी है, तब तक व्यक्ति ने लोगों को गुलाम बनाया है। इसलिए मैं अपील करता हूं, विचारधारा महापुरुषों की है, विचारधारा इतिहास की है, उसे आगे बढ़ाइए, तभी इस बहुजन समाज का, इस भारत का उद्धार हो सकता है। मेरी अपील है, आप सभी लोग व्यक्ति पूजा बंद करें, विचारधारा के लिए काम करें। और विचारधारा हमें शासक बनाती है, व्यक्ति हमें गुलाम बनाता है। आज मैं विरासतों की चर्चाएं आपके बीच में करने के लिए आया हूं। देश भारत को कहीं से भी खोदेंगे आप तो आपको पुरातन भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकलेंगी। तथागत भगवान बुद्ध के सम्राटों ने 1250 साल यहां शासन किया है। जगह जगह उनकी विरासतें फैली पड़ी हैं। भारत सरकार ना उन विरासतों की सुरक्षा कर रही है, ना ही उनको संरक्षित करने का काम कर रही है। जाने कितनी ऐसी विरासतें हैं जो बाढ़ के समय बाढ़ में डूब जाती हैं। जाने कितनी ऐसी विरासतें हैं जो जराजीर्ण स्थिति में पड़ी हैं, उनको संरक्षित नहीं किया जाता। आखिर सरकार क्यों करे? ये विरासतें उनकी हैं जो यह निठल्ले और किसी काम के नहीं हैं, जो अपने अपने घरों में पड़े हैं। मैं आह्वान करता हूं आप लोगों से, अगर आपको अपनी संस्कृति, व्यवस्था, दर्शन, विचारधारा और विरासतों की रक्षा करना है तो सरकार से हट करके अलग आपको काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? याद रखना, विरासतों की रक्षा दो ही लोग करते हैं। एक वो जो धनवान होते हैं
और दूसरे वो जो सत्ता में होते हैं। ना तो आप धनवान हो रहे हैं, पूरी दुनिया के बौद्ध व्यापार कर रहे हैं, चरम सीमा पर जा रहे हैं व्यापार में, और आपको नौकरी करने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं आह्वान करता हूं बौद्धों, व्यापार की तरफ चलिए। जब तक आप व्यापार नहीं करेंगे तब तक आप अपनी विरासतों की रक्षा नहीं कर सकते। और या तो व्यापार करिए या तो सत्ता की तरफ चलिए। जब तक तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं होगी आप अपनी विरासतों की रक्षा नहीं कर सकते। धीरे धीरे एक एक करके वो तुम्हारी विरासतों पर कब्जा कर लेंगे। देश भारत के अल्पजन धीरे धीरे आपकी विरासतों पर कब्जा कर लेंगे और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, चलो व्यापार की ओर और चलो सत्ता की ओर। ये मेरा आह्वान दिल से स्वीकार करिएगा और उस पर अमल करिएगा। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।